क्या कोलकाता में 8 और 9 अगस्त की रात को 31 वर्ष की महिला डॉक्टर का गैंग रेप हुआ था? और इस समय मेरे हाथ में वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि यह रेप का नहीं बल्कि गैंग रेप का मामला हो सकता है और इस घटना में एक से ज्यादा आरोपी शामिल हो सकते हैं। दावा है कि उन्हें कोलकाता पुलिस बचाने की कोशिश कर रही थी। इस तरह के आरोप विपक्षी पार्टियां और कई और लोग लगा रहे हैं कि इन्हें बचाने की कोशिशें हो रही है। इस रिपोर्ट के चौथे पॉइंट के 11वें कॉलम में यह साफ साफ लिखा है कि इस महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम लिक्विड मिला है और 151 ग्राम लिक्विड कभी भी एक व्यक्ति का हो नहीं सकता। डॉक्टरों के मुताबिक इस 151 ग्राम लिक्विड में सीमन हो सकता है, म्यूकस, यूरिन और दूसरे भी कई प्रकार के लिक्विड हो सकते हैं। लेकिन अगर इन बाकी के लिक्विड्स को हटा भी दिया जाए तब भी यह लिक्विड इतना ज्यादा है कि यह अकेले एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। और हम जानते हैं कि हमारे शो को आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देखते हैं, लेकिन अगर इस मामले में इस महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाना है तो आपको इस बात को अच्छे से समझना ही होगा कि इस घटना में एक रेप का जो दावा किया जा रहा है उस दावे का यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी तरह से समर्थन नहीं करती। और इस रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि इस घटना में इस महिला डॉक्टर का शायद गैंग रेप हुआ होगा और इस घटना में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। और इसीलिए अब इस मामले में फोरेंसिक जांच और डीएनए जांच बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि प्राइवेट पार्ट में मिले इस लिक्विड की डीएनए जांच से यह पता चल सकता है कि यह रेप की घटना है या गैंग रेप की घटना है। इसमें एक व्यक्ति का सीमन है या कई और व्यक्तियों के भी सीमन इसमें मिले हैं। इसलिए अब पूरा की पूरा ये जो मामला है ये डीएनए टेस्ट और फोरेंसिक टेस्ट पर आकर रुक गया है और डीएनए टेस्ट की जब रिपोर्ट आएगी उसी दिन यह साफ हो जाएगा कि ये एक रेप है या फिर ये गैंग रेप है, इसमें कितने और लोग शामिल थे। यहां एक और बड़ी बात यह है कि इस मामले में जिस एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया वो कोई बहुत बड़ा शातिर अपराधी नहीं है जिससे सीबीआई एक दिन में पूछताछ के दौरान सच बाहर ना निकलवा पाए। इसलिए सीबीआई को भी यह देखना होगा कि उस घटना को कितने दिनों में सुलझाएगी। पूरा देश इस समय सीबीआई की तरफ देख रहा है और सीबीआई को यह मामला रिकॉर्ड समय में पूरा करके इन्वेस्टिगेशन देश को बताना चाहिए। इसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 10 और बहुत बड़ी बातें बताई गई हैं जिन्हें आज रक्षाबंधन के दिन सुनकर आपका दिल टूट जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैंने आपको पहले बताई वो यही कि इस महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम लिक्विड मिला है। इससे पहले इस थ्योरी की पुष्टि नहीं हो रही थी, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात साबित हो गई है और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे सामने है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 151 ग्राम। तो ये अब पुष्ट हो चुकी है बात। लेकिन इसके अलावा इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और क्या लिखा है वो अब आपको बताते हैं। इसमें लिखा है इस घटना के बाद इस डॉक्टर के शव पर 14 से ज्यादा चोटों के निशान मिले। दूसरा, इस डॉक्टर की हत्या गला घोंटकर की गई और चिल्लाने से इसे रोकने के लिए डॉक्टर के गले को लगातार दबाया गया जिससे उसके गले का थायराइड कार्टिलेज टूट गया। यानी उसने बड़ी कोशिश की होगी कि वो मदद के लिए चिल्लाए लेकिन उसका गला घोंट दिया गया। तीसरी बात, उसके प्राइवेट पार्ट में भी चोट के गहरे निशान मिले। चौथा, सिर में इस तरह की चोटें थीं जिनसे लगता है कि घटना के दौरान मुंह बंद करने के लिए इस डॉक्टर का सिर पकड़कर उसे दीवार से घसीटा गया। पांचवा, उसके पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर भी चोट के गहरे निशान थे। चश्मे के शीशे टूटकर आंखों में घुस गए थे जिससे दोनों आंखों और मुंह से लगातार खून निकल रहा था और नाक से भी खून बह रहा था। चेहरे पर नाखूनों से बने खरोंच के निशान थे और इससे पता चलता है कि घटना के दौरान इस महिला डॉक्टर ने खुद को बचाने के लिए कितना संघर्ष किया होगा। और आखिरी पॉइंट इसमें यह है कि इस घटना में इस महिला डॉक्टर को कोई फ्रैक्चर यानी कोई हड्डी नहीं टूटी, लेकिन जिस तरह से इसे यातनाएं दी गईं वो यातनाएं बहुत भयानक थी।
और सबसे बड़ी बात यह कि कोलकाता पुलिस का कहना था कि यह एक रेप का मामला है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं उनसे इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि यह रेप का नहीं बल्कि गैंग रेप का मामला भी हो सकता है। और इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यह गैंग रेप का मामला है तो फिर बाकी के आरोपी कहां हैं। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि इसमें जो अभी तक एकमात्र आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, उसकी कस्टडी सीबीआई के पास है और सीबीआई ने शायद अब तक उससे सब कुछ पूछ लिया होगा, लेकिन सीबीआई सार्वजनिक रूप से वो बातें बताने से पहले साक्ष्य तलाश करेगी। सबूत होने चाहिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होनी चाहिए, डीएनए की रिपोर्ट होनी चाहिए, डीएनए सैंपल लेकर उनकी जांच होनी चाहिए और फॉरेंसिक लैब से भी उनके पास सही रिपोर्ट्स होनी चाहिए। तभी सीबीआई भी सार्वजनिक रूप से इसके बारे में कुछ बता सकती है। इस मामले में एक और बड़ा आरोप यह है कि कोलकाता पुलिस इस डॉक्टर के अंतिम संस्कार को लेकर काफी जल्दबाजी में थी। तो आज एक सवाल यह भी है कि इस महिला डॉक्टर के अंतिम संस्कार की आखिर इतनी क्या जल्दी थी, जबकि आप जानते हैं इस तरह के मामलों में जो शरीर होता है, जो शव होता है, वो सबसे बड़ा सबूत होता है। जिस शमशान में इस महिला डॉक्टर का अंतिम संस्कार हुआ, उसके प्रबंधक का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम शाम को 6 बजे हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस शव को रात को लगभग 11 बजे शमशान में लेकर पहुंची और पुलिस की तरफ से शमशान के प्रबंधन को यह कहा गया कि इस डॉक्टर का अंतिम संस्कार बाकी के उन 3 शवों के अंतिम संस्कार से पहले किया जाए जो उससे पहले ही शमशान में लाए गए थे। यानी कहा गया कि बाकी सब छोड़ दीजिए, सबसे पहले इस महिला डॉक्टर का अंतिम संस्कार होना चाहिए। और यही बात इस डॉक्टर के माता पिता ने भी कही है और पूछा है कि आखिर पुलिस उस दिन इतनी जल्दबाजी में क्यों थी और बाकी शवों के अंतिम संस्कार से पहले उनकी बेटी का अंतिम संस्कार क्यों किया गया और क्या इसके पीछे का मकसद किसी को बचाना था, कुछ सबूतों को नष्ट करना था। बारह बजे के बाद वो बॉडी आए थे। बॉडी के डिकम्पोज होने का बहुत चांस था, क्योंकि पोस्टमार्टम सचराचर 6 बजे करीब जितना पोस्टमार्टम होता है सब लोग आ जाते हैं, लेकिन ये 12 बजे के बाद काटा छेड़ा हुआ है। हम लोग का लोकल लड़की और डॉक्टर भी था, इसीलिए हम लोग उसको 2 बॉडी के पहले पुलिस भी था। इतना कंजेस्टेड एरिया हो गया था, पुलिस आदमी से ज़्यादा पुलिस था, एमएलए भी था, काउंसलर भी था। तो जब हम रजिस्ट्री किया तो उसका मम्मी भी नहीं था उधर। मम्मी भी अगर बोलते जे हम लोग को लाइन में करो तो हम लोग लाइन में करते, लाइन में कुछ नहीं बोला था। और बॉडी पोस्टमार्टम हम लोग चाहते हैं जितना जल्दी हो जाए ऐसे ही, इसीलिए 2 बॉडी के पहले पुलिस भी बोला था हम लोग को बॉडी अभी मत करो, ताकि अभी हम लोगों का एक बॉडी आ रहा है। तो ठीक है, 2 बॉडी आया था, हम लोग बोला रुको, हम लोग को एक बॉडी है, हम लोग को लोकल एक बॉडी है, ऐसा आदमी है, तो वो लोग मान लिया। ये भी उसको मामा पापा भी कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग थोड़ा पहले उसको सहानुभूति के लिए उसको पहले थोड़ा छोड़ दिया। अंतिम संस्कार की जो बात आ रही है कि जबरन करवाया गया, क्या ऐसा है कि आप लोग नहीं चाहते थे तुरंत अंतिम संस्कार हो और करवा दिया गया? जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। क्यों, क्या वजह थी ऐसी? आप लोगों ने मना नहीं किया? आप लोग भी तो थे वहाँ पे। नहीं, इसमें तो क्या उस टाइम में तो हम लोग तो क्या बोले, हम लोग तो पूरा चूर हो गया। हम उसके लिए तो मेरा क्या बोलेंगे उसको। আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আপনার মেয়ে সুইসাইড করেছে। বৃহস্পতিবার ডিউটি গেছে, শুক্রবার 10:53 তখন ফোন আসে প্রথম। প্যান্ট ট্যান্ট গুলো সব খোলা ফেলা ছিল, গায়ে শুধু একটা জামা ছিল, চাদর দিয়ে মোড়ানো ছিল, হাতটা এরকম ভাঙা ছিল, এখানে চোখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল। तो एक बड़ी बात यह है कि वैसे भी हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से उस समय पर अंतिम संस्कार यानी रात में लगभग 11:30 बजे 12 बजे अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। लेकिन जैसा कि अभी आपने देखा, पहली बार हमने आपको शमशान में मौजूद उस व्यक्ति का बयान सुनवाया है जो खुद उस समय वहां पर मौजूद था और जिसने ये सारी जानकारी
उस महिला डॉक्टर के अंतिम संस्कार के बारे में बताई है। और यह अंतिम संस्कार हुआ है रात में लगभग 11:30 बजे के आसपास। तो आप सोच लीजिए 11:30 बजे रात में अंतिम संस्कार किया गया है, जबकि उसे अगले दिन भी किया जा सकता था। बलात्कार और हत्या के मामलों में क्राइम सीन से भी बड़ा सबूत असल में पीड़ित का शव होता है। और अक्सर हमने कई मामलों में देखा है कि जब पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करती या उस पर किसी को बचाने का दबाव होता है तो वो पीड़ित के शव का बहुत जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करवा देती है। और ऐसा हमने उत्तर प्रदेश में हाथरस के गैंगरेप की घटना में भी देखा था और अब यही आरोप इस मामले में भी लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहां यह कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को तब सौंपी जब इस महिला डॉक्टर के शव का अंतिम संस्कार हो चुका था और क्राइम सीन पर भी लगभग 100 घंटों से कोलकाता की पुलिस जांच कर रही थी। और बाद में जब यह मामला 13 अगस्त को सीबीआई को सौंपा गया तब इस वारदात की कहानी पूरी तरह से पलट चुकी थी और इसलिए अब ये जितनी भी बातें सामने आ रही हैं उनसे कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। तो अब आप देखिए, क्राइम सीन कोलकाता पुलिस की निगरानी में था, हो सकता है तब सबूत मिटा दिए गए हों। दूसरी बात, उसके बाद अस्पताल पर हमला हुआ, हजारों की भीड़ आई, उन्होंने वहां पर हमला किया। अब कहा तो यही जा रहा है कि वो क्राइम सीन तक नहीं पहुंची थी भीड़, लेकिन उसमें भी बहुत सारी तरह की बातें की जा रही हैं और अब बॉडी भी नहीं है। तो सीबीआई को असल में जब ये केस मिला है उससे पहले ही बहुत पानी बह चुका था, यानी सीबीआई उस स्टेज में आने के बाद भी क्या कर लेती। और सीबीआई का दुर्भाग्य असल में यही है कि सीबीआई को जब भी कोई केस मिलता है उससे पहले पुलिस पूरी ताकत लगा चुकी होती है और वहां पर सबूत या तो ठीक से पहले इन्वेस्टिगेशन होता नहीं है या सबूत मिट चुके होते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इस मामले में कोलकाता पुलिस ने जो जांच की और अभी सीबीआई जो जांच कर रही है उसमें जमीन आसमान का अंतर है और वो दिखता है। कोलकाता पुलिस ने अपनी जांच के दौरान एक बार भी इस मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ नहीं की। पूर्व प्रिंसिपल इसलिए कह रहा हूं कि जब यह वारदात हुई तब वही प्रिंसिपल थे, बाद में उन्हें वहां से हटा दिया गया, जबकि सीबीआई इसी प्रिंसिपल से पिछले 4 दिनों से 4 बार पूछताछ कर चुकी है। इनमें 16 अगस्त को 17 घंटे पूछताछ हुई, 17 अगस्त को 12 घंटे, 18 अगस्त को 14 घंटे और आज भी सीबीआई सुबह 9 बजे से लगातार अपने दफ्तर में इस प्रिंसिपल से पूछताछ कर रही है, जिससे इस घटना में इस प्रिंसिपल की भूमिका को लेकर कई शक पैदा होते हैं, जिनमें एक सवाल यह भी है कि सीबीआई को इस प्रिंसिपल के बारे में ऐसा क्या पता चला है कि वो आरोपी संजय रॉय से भी ज्यादा अब प्रिंसिपल की जांच कर रही है और इससे लगातार पूछताछ हो रही है। जैसा मैंने आपको बताया, आरोपी जो है इसमें संजय रॉय, वो तो सीबीआई की कस्टडी में पहले से ही है, सीबीआई उससे पूछताछ कर चुकी होगी और सीबीआई के लिए संजय रॉय जैसे लोगों से एक दिन में सारी बातें उगलवाना कोई बड़ी बात नहीं है। और हो सकता है कि संजय रॉय ने सीबीआई को पूरी कहानी अब सब कुछ साफ साफ बता दी हो, सीबीआई के पास पूरी कहानी सामने आ चुकी हो। सिर्फ फर्क इतना है कि हमें और आपको, देश के लोगों को अभी यह नहीं पता चला है कि संजय रॉय ने सीबीआई को अंदर बंद कमरे में पूछताछ के दौरान क्या बताया है, इसके पीछे कौन लोग थे, क्या और भी लोग शामिल थे, क्या ये गैंग रेप था और संजय रॉय को भी बचाने की कोशिश कौन कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक अब तक की पूछताछ में इस प्रिंसिपल ने सीबीआई को जितने भी बयान दिए उन सभी में काफी विरोधाभास दिखता है और इस पर यह भी आरोप है कि इसने घटना के बाद अपने मोबाइल फोन का डेटा डिलीट किया। इसलिए बड़ी बात, प्रिंसिपल का नाम है संदीप घोष और यह कहा जा रहा है कि संदीप घोष ने इस घटना के बाद अपने मोबाइल फोन से डेटा डिलीट कर दिया। अब देखिए, डेटा कौन डिलीट करता है? वही करता है जिसके पास छुपाने के लिए कुछ होता है। इससे ऐसा लगता है कि इस प्रिंसिपल ने इस वारदात में कुछ बड़ा सच छिपाने की कोशिश तो की है। सबसे बड़ी बात यह कि इस प्रिंसिपल को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी के काफी करीब माना जाता है और यह आरोप कई लोग लगा रहे हैं। इस मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली का आरोप है कि डॉक्टर संदीप घोष एक प्रिंसिपल के भेष में एक माफिया था जिसने इस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को अपना एक साम्राज्य बनाकर रखा था। आरोपों के मुताबिक यह प्रिंसिपल इस मेडिकल कॉलेज में होने वाले सभी कामों में 20% का कमीशन लेता था, यानी इस मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार चल रहा था।
सरकारी दवाइयों की खरीद में घोटाले करता था यह प्रिंसिपल, छात्रों को पास कराने के लिए उनसे रिश्वत लेता था और कुछ छात्रों को उनके गेस्ट हाउस में शराब की डिलीवरी भी करवाता था। और इस प्रिंसिपल पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि वो मानव अंगों की तस्करी का एक बहुत बड़ा रैकेट चला रहा था, जिसमें पोस्टमार्टम हाउस में रखे गए शवों से भी छेड़छाड़ की जाती थी। यानी अगर आप ये आरोप देखेंगे तो ऐसा कौन सा आरोप है जो इस अस्पताल पर, इस मेडिकल कॉलेज पर ना लगा हो और इसके प्रिंसिपल पर ना लगा हो? इससे और बड़ा और क्या आरोप हो सकता है? यहां पर पॉर्न वीडियोस शूट होते थे, यह आरोप वहां पर लग चुका है। यहां पर मानव अंगों की तस्करी हो रही है, यह आरोप लग रहा है। छात्रों को पैसा लेकर पास किया जाता है, यह आरोप लग रहा है। इसके अलावा उस मेडिकल कॉलेज में जो भी काम होता था उसमें 20% की कमीशन खाई जाती थी, भ्रष्टाचार का आरोप भी लग रहा है। यहां तक कि छात्रों के कमरों में शराब पहुंचाने के भी आरोप लग रहे हैं, यानी इस मेडिकल कॉलेज में शराब भी बिकती थी। अब और क्या बचा है? इससे भी बड़ा आरोप यह है कि अगर ममता बनर्जी की सरकार इस डॉक्टर पर मेहरबान न होती तो यह डॉक्टर शायद कभी इस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनता ही नहीं। आरोपों के मुताबिक फरवरी 2021 में जब संदीप घोष को प्रिंसिपल बनाया गया, तब चयन प्रक्रिया में इस डॉक्टर को 16वां स्थान मिला था। यानी जो लिस्ट निकली उसमें इसका नंबर था 16वां, और मेरिट के हिसाब से संदीप घोष का प्रिंसिपल बनना लगभग असंभव था। असंभव नहीं तो मुश्किल तो बहुत था। लेकिन बहुत सारे लोगों का आरोप है कि नियमों के विरुद्ध उस समय डॉक्टर संदीप घोष को कोलकाता के इतने बड़े मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसके बाद वर्ष 2023 में इस प्रिंसिपल का 2 बार तबादला भी हुआ, लेकिन दोनों बार ममता बनर्जी की सरकार ने इसके ट्रांसफर ऑर्डर्स को वापस ले लिया और इसकी वापस बहाली कर दी। इनमें मई 2023 में, तिथि देखिएगा, मई 2023 में जब इसका पहला ट्रांसफर हुआ तब इस प्रिंसिपल ने सरकार के आदेश को मानने से इनकार कर दिया और प्रिंसिपल रूम पर ताला लगा दिया, जिसके बाद सरकार को अपना ट्रांसफर ऑर्डर वापस लेना पड़ा। इसके बाद सितंबर 2023 में भी इस प्रिंसिपल के ट्रांसफर का ऑर्डर आया था, लेकिन तब भी कुछ डॉक्टरों के विरोध के बाद ममता बनर्जी की सरकार ने अपने आदेश को वापस ले लिया। और सबसे बड़ी बात यह कि जिन जूनियर डॉक्टर्स और छात्रों ने इस प्रिंसिपल का ट्रांसफर रुकवाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया था, उन सभी के संबंध टीएमसी से थे। यह ममता बनर्जी की पार्टी के छात्र संगठन तृणमूल छात्र परिषद का फेसबुक पेज है, जो अभी आपकी स्क्रीन पर है, जिस पर 9 अक्टूबर 2023 को एक पोस्ट में लिखा गया कि इस मेडिकल कॉलेज के तमाम छात्र इस प्रिंसिपल का ट्रांसफर ऑर्डर रुकवाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आभारी हैं, यानी ममता बनर्जी का धन्यवाद दे रहे हैं। इसके अलावा तृणमूल छात्र परिषद के ही फेसबुक पेज से 11 अक्टूबर को पिछले साल एक और तस्वीर पोस्ट हुई, जिसमें लिखा कि इस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को ही होना चाहिए। और इस तस्वीर में उस समय डॉक्टर संदीप घोष खुद टीएमसी के छात्र नेताओं के साथ बैठे हुए आपको दिख रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर इस प्रिंसिपल की सरकार में पहुंच ना होती तो ये 2 बार अपना ट्रांसफर कैसे रुकवाता। और तृणमूल छात्र परिषद का फेसबुक पेज इस प्रिंसिपल की तारीफों से इतना क्यों भरा हुआ है? ये तारीफों के पुल जो बांधे गए हैं इस फेसबुक पेज पर, इससे आपको यह पता चलेगा कि इस पार्टी और इस प्रिंसिपल के बीच बड़े मधुर संबंध रहे होंगे। सोचने वाली बात यह कि इस प्रिंसिपल का दोनों बार ट्रांसफर तब रुका जब पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य मंत्री स्वयं ममता बनर्जी ही थीं।